Hello and welcome to Wings IAS, everyone. Today we have with us Dr. Peer Zada, who has recently qualified the JKS 2021 exam, and we are very lucky to have him with us today. Peer Zada साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके सिलेक्शन के ऊपर. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर. डॉक्टर पीरजादा, आप शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो हम हर किसी से पूछ रहे हैं, बेसिक्स. आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन आपका किस में रहा और किस तरीके से सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ आपका? सर आई बिलोंग टू लोला वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा सर. सर सिविल सर्विसेज का ये था कि 2011 से ही जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे ये शौक हुआ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. तो मैंने फिर जो मेरी ग्रेजुएशन 2020 में मेरी कंप्लीट हुई, बीडीएस किया है मैंने सर. तो 2 महीने बीडीएस किया था मैं, वहां पे मैंने पढ़ाई की, लेकिन माइंड में मेरे था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है. तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी सिविल सर्विसेज की जूरी में ग्रेजुएशन, बट वो सोच मैं डेवलप कर रहा था 2011 से. मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हो रही है, नए सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी कंट्री में हो रहे थे या ग्लोबल लेवल पे, तो मैं उन चीजों को फॉलो कर रहा था. न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली थी, नए नए कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे वो मैं फॉलो करता था. फॉरेन पॉलिसी कैसी चेंज हो रही है, जो चीज है उनको मैं फॉलो करता था. इर्रेस्पेक्टिव ये मुझे वो मैं यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ रहा था, बट एज एन इंथुजियास्टिक लर्नर वो मैंने कोशिश की थी कि मैं ये डेवलप करूं ये क्वालिटी अपने अंदर. तो जो ही इन 2020 मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर मैं फुल फ्लैजेड प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया एंड पहले अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सर. और पहले ही अटेम्प्ट में एकदम से क्वालिफाई करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली तब जब एक नया पैटर्न का एग्जाम था, यूपीएससी लेवल का एग्जाम था. सो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना का मतलब ये है कि आपकी स्टार्टिंग से ही मेहनत बहुत सही रही थी. और एक होता है ना, कहते हैं कि स्टार्टिंग में यूपीएससी प्रिपरेशन में अक्सर कई मिस्टेक्स इंसान करता है, तो कहीं ना कहीं आपने उस सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए आप फाइनल लिस्ट तक पहुंच गए. और स्पेशली लोलाब वैली, कुपवाड़ा वैली से इतनी मतलब मैं जानता हूं वहां पर रिसोर्सेज भी बहुत कम है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी स्टडी मटेरियल, बाकी सब चीजें. तो आप कह रहे हैं कि 11th क्लास से ही आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, नॉट फुल फ्लेज्ड, बट कहीं ना कहीं आप इस जियोपॉलिटिकल इश्यू सब कुछ देखना शुरू कर गए थे. फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन आपने डिग्री के बाद ही शुरू की? यस सर, फुल फ्लेजेड आफ्टर 2020. यानी कुल मिला के आपकी जो कोचिंग पीरियड है, दैट इज मतलब प्रिपरेशन पीरियड है, दैट इज 1 ईयर 1.5 ईयर, उसी में आपने प्रिपरेशन करके शुरुआत की. बहुत ही बढ़िया. यस सर. अब आप मुझे ये बताएं कि मैं हर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से ये पूछ रहा हूं कि हम सब जितने भी गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन, टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, सब कुछ है, हम सब वो देखते तो हैं. कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी को हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टर भी करते हैं, और कुछ अपने इंसाइट्स होते हैं हर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की कि मैंने ऐसा किया, मुझे ये सही लगा, तो मैंने उसको इंप्लीमेंट किया और उसके मुझे रिजल्ट्स मिले. अब कॉमन चीजें तो सबको पता ही हैं कि बुक लिस्ट क्या है, प्रिपरेशन 1 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है. पर मैं अगर आपके बारे में बात करूं, आपकी यूनिक प्रिपरेशन के बारे में, तो आपने ऐसा क्या चीज आपने डिफरेंट की जो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि भैया देख, मैंने ये चीज को अवॉइड किया और मैंने ऐसा किया तो मुझे रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल गए? सर आई बिलीव इस प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या नहीं पढ़ना. वो सर यूजुअली क्या होता है काफी कैंडिडेट से, वो तो एफर्ट्स सर लगाते हैं बट वो मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स होते हैं. उस जगह मेहनत करते हैं जहां पे वो उसका प्रॉफिटेबल वो नहीं होता है. तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज में बहुत खुश हूं कि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मेरी जो स्ट्रेटजी थी, जो मैंने डिजाइन की थी खुद, बहुत सारी चीजें देख के, सारे फैक्टर्स को नजर में रख के मैंने एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस किया था. और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है जिससे हमें पता चलेगा कि किस टीयर जो है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या पीटी हो, वो क्या डिमांड करता है आपसे, वो है सर पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज से ही पता चलेगा आपको कि ये एग्जाम आपसे चाहता क्या है. सर प्रीलिम्स में अगर आप पीवाईक्यू हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये एग्जाम ये फैक्चुअल है, यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस ज्यादा चलती है, आपको बेसिक टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ये आपसे चाहता है. बट मेंस सर थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे आपके एनालिटिकल स्किल्स देखे जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आप चीजों को कैसे अपने तरीके में प्रेजेंट करोगे.
पीटी सर आई बिलीव उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। जैसे अभी शेड्यूल आया तो उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में पीटी के लिए कोई प्रिपेयर करेगा। ये असल में पर्सनालिटी टेस्ट ही सर जिससे इसको कहते हैं। ये असल की इंसान की जो पर्सनालिटी बचपन से अभी तक इसकी क्या है वो वहां पे दिख जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो कितनी भी बुक्स पढ़े, इंटरव्यू में वो दिख जाएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने ये सर देखा है कि ऑब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिविटी जितनी भी क्वालिटीज ऑफ सिविल जो होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, जैसे सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, पीटी में जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हमारे फैक्ट से कोई वास्ता नहीं है। वो उस क्वेश्चन के जरिए ये देखते हैं क्या इसमें वो क्वालिटीज है जो एक सिविल सर्वेंट को होनी चाहिए। जैसे कि सर मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सिंस आई कम फ्रॉम एन पुलिस बैकग्राउंड, शुड वी रिवोक अप्सपा फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको इससे मुझे लगा, ये मेरी एनालिसिस है सर, मैं आपको बताऊंगा, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा आंसर कैसा है, क्या मुझे कुछ फैक्ट्स पता है, किसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पता है। उनको उसके थ्रू ये देखना था मैं बायस्ड हूं कि नहीं हूं। तो मुझे ये लगा, तो मैं आई ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल सर। आई वुड लाइक टू मेंशन माय आंसर हियर, जो मैंने वहां पे मेंशन किया था। व्हेन दे आस्क्ड मी शुड वी रिवोक अप्सपा फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, आई सेड सर, सिंस we face two different challenges from China and Pakistan, and the emerging security challenges like hybrid militancy and drone attacks, I think our security forces should have some immunity to deal with these emerging challenges. But on the another hand, the concerns raised about the human rights violation and the lack of review procedure with the APSPA, these doesn't suit India's democratic culture. I think multi-stake effort should be taken to balance the both the things. सर जब मैंने ये आंसर दिया तो आई ट्राई टू बी न्यूट्रल। आई ट्राई, मैंने ये चीजें की कि मुझे ये दिखे कि ये ऑब्जेक्टिविटी पे काम कर रहा है। अगर मैं वहां पे एक साइड लेता, ये कहता कि नहीं अप्सपा को अभी हटाओ, मुझे लगा उनको सीधे दिखेगा से ये उसी स्टेट से बिलोंग करता है जहां अप्सपा है, तो इसने इसीलिए साइड ली। अगर मैं वहां पे सिर्फ ये साइड लेता, नहीं अप्सपा को रखो, हमेशा के लिए रखो, मुझे लगा ये लगेंगे ये झूठ बोल रहा है, शायद हमें दिखावा कर रहा है कि नहीं ये गवर्नमेंट का साइड ले रहा है। सर ये सब चीजें तो समझनी है कि कौन सा स्टेज आपसे क्या चाहता है। आई थिंक अगर ये चीज इंसान क्रैक कर लेगा तो ये जर्नी जो है बहुत आसान रहती है सर। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने आंसर दिया, मतलब जिस हिसाब से आपने बैलेंस मेंटेन किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो इट इज ऑल द बैलेंस, द मिडिल पाथ यू कैन चूज। इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि अब अगर आपका इंटरव्यू ऐसा ही गया है, ऐसे ही आंसर आपने सब दिए हैं, तो आई एम श्योर कि आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले होंगे इंटरव्यू में। बिकॉज मुझे लग रहा है सर होने चाहिए। मेरा इंटरव्यू सर बहुत अच्छा गया, मतलब जितने भी मैंने मौके दिए उससे ऊपर था, मतलब सर ड्रीम इंटरव्यू था वो मेरा। नहीं दिख भी रहा है, बिकॉज somehow you have been able to crack the exact realist, objective and proper answer which should be given. और कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिविटी, ये अनबायसनेस, ये कैसे इंसान अपने अंदर डाले, क्योंकि जिस भी बैकग्राउंड से हम आते हैं, कहीं भी किसी भी इलाके से हम आए, ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई ना कोई प्रेजुडिस, कोई ना कोई मिसकंसेप्शन हम अपने सोसाइटी में ही लेके चलते हैं दूसरे लोगों की तरफ, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो हाउ डू वी रिमूव दैट बायसनेस विच वी स्टार्ट एंड विच वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी वी लिव इन? सर आई बिलीव बायस रिमूव करने ही नहीं है अपने आंसर्स में। इंसान को वैसा जरूरी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने आंसरों में ऑब्जेक्टिव दिखानी चाहिए, नहीं, मुझे जिंदगी में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मुझे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन पे अगर मैं अपनी जिंदगी में, आमतौर की जिंदगी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे आंसर्स में दिखेगा। अब मैं अगर चाहूंगा यहां से मैं रिलीजियस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ वो दिमाग में रखता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा मेरे आंसर में ऑब्जेक्टिविटी दिखेगी, इम्पार्शलनेस दिखेगी, ये बिल्कुल गलत है सर। मुझे नहीं लगता ऐसे पॉसिबल है। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें लिबरल होना चाहिए, हमें चीजों को ऑब्जेक्टिविटी से देखेंगे। अगर हम जिंदगी में जो हम आमतौर पे डिसीजन लेते हैं लाइफ में, अगर हम वैसे ही रहेंगे तो क्या जरूरत है झूठ बोलने की या फिर कोशिश करने की ऑब्जेक्टिव होने की। आई बिलीव ये जिंदगी का टेस्ट है पीटी, क्योंकि वहां पे सर इतनी एक्सपीरियंसड लोग होते हैं हमारे सामने में, कितनी भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे वो 2 मिनट में दिखा देते हैं कि इंसान की असलियत क्या है। ये क्या है वो पता भी नहीं चलता है, जो वहां पे कैंडिडेट होता है कि इनको पता चल गया है कि ये किस लाइन का है। मतलब यूर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि भाई आप जिंदगी में वैसे ही बनो तो आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आंसर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो रियल लाइफ सिविल सर्वेंट को एक अच्छे तरीके से एक्ट करना हो। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। अच्छा, नाउ लेट मी कम टू द ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में बताएं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की
और उस ऑप्शनल को चूज कैसे किया आपने? सर मैंने ऑप्शनल जो है मेरा सर एंथ्रोपोलॉजी है, और चूज करने के लिए सर मैंने 3 क्राइटेरिया अपने सामने रखे। IPS, आई था सर इंटरेस्ट। अगर मैं ये मानता हूं, क्योंकि जर्नी जो सारा ये रेस नहीं है, मैराथन है, इंसान को ये नहीं पता 1 साल लगेगा, 6 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। बिल्कुल। बिना इंटरेस्ट के वो बुक जो आपके एग्जाम का 500 मार्क्स बनते हैं, बिना इंटरेस्ट के वो पॉसिबल नहीं है कि इंसान उसको पूरे साल, हर दिन, हर रात 2 घंटे ही सही, कभी 3 घंटे से आपको ये पढ़ना है, विदाउट इंटरेस्ट ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। दूसरा सर P है जो प्रीवियस एनालिसिस। हमें ये जरूरी देखना है सर इसमें, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें कोई वो स्कॉलर नहीं बनना है इन सब्जेक्ट्स में, कोई रिसर्च नहीं करनी है। हमें ये जरूरी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट पे जो प्रीवियस ट्रेंड्स है, कौन स्कोरिंग है, कौन नहीं है। ये बिल्कुल रेशनल डिसीजन है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं वो ऑप्शनल चूज करूं जो स्कोरिंग है। सर थर्ड जो था मेरा S, सोर्सेज अवेलेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके मार्केट में उतने सोर्सेज, मटेरियल, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। एंथ्रो का सर जब मैंने देखा, मैंने काफी ऑप्शनल्स पहले देखे, मुझे लगा इसके सोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी अच्छी सी है और गाइडेंस भी अवेलेबल थी सर। तो ये 3 चीजेस थे सर जो क्राइटेरिया मैंने रखा था बिफोर चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। सर दूसरा सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो था सर कि आपने कैसे प्रिपेयर की, सर सच बताऊं मैंने ऑप्शनल का एक भी जिंदगी में लेक्चर नहीं देखा। क्या बात है? एक वीडियो मैंने नहीं देखा है सर। मैंने एंथ्रोपोलॉजी का जिंदगी में कहीं पे टेस्ट सीरीज नहीं दिए। इतना भरोसा सर, पता नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट था क्या था, मुझे इतना भरोसा था अपनी आंसर राइटिंग पे। मैंने सोचा कि मैं ये नहीं करूंगा, ये सब्जेक्ट है, मुझे उसको पढ़ना है। अगर PYQs को मैं सॉल्व कर पाता हूँ, फिर जो टॉपर्स के आंसर कॉपीज है यूपीएससी के, उनसे कंपेयर करके अगर मैं आंसर अच्छा लिख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे किसी कोचिंग की इस चीज की जरूरत है। द रीजन बीइंग मैंने उसका सिलेबस देखा था, एंड 30% सर उसमें जो था बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सिंस मैंने BDS किया है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो वो चीजें पहले ही मुझे लगा ये मेरे लिए ठीक है। फिर सेकंड पेपर B जो है सर एंथ्रोपोलॉजी का, वो भी डूएबल है। मुझे नहीं लगता उसमें इंसान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है अगर इंसान अच्छे से पढ़े, प्रोवाइडेड उसको उसमें इंटरेस्ट हो। सिंस मुझे इंटरेस्ट लगा, मुझे सिलेबस के हर पार्ट से इंटरेस्ट लगा, और मुझे लगा मैंने अच्छे से सर उसको बहुत पढ़ा, मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा। सर यहाँ पे क्या है ना सर, जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, यहाँ पे एंथ्रो सब लेते हैं, क्योंकि आधों को क्या होता है सर, प्रीलिम्स निकलने के बाद एंथ्रो चूज करते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है बस निकलेंगे। और यहाँ पे जो रिविजन बुक्स है, अक्षत जैन सर की बुक है, विवेक बासवी सर की बुक्स है, उसको अपना फाइनल सोर्स मान के चलते। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता उससे किसी का, अगर मे भी हो सकती है सिलेक्शन, मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो बुक भी किसी सोर्स से कॉपी है। वो क्वेश्चन का वो गाइड टाइप का है सर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक लिखी गई है। उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी सर, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। मैं कुछ सोर्सेज मेंशन करूंगा जो मैंने पढ़ी थी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सर नदीम हसन सर की बुक, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए सर नदीम हसन सर की बुक मैंने पढ़ी थी, और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए वेद सर की बुक आती है इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स, वो मैंने पढ़ी थी। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल के लिए सर मैंने पीनाथ पढ़ी थी। ये काफी, और इंटरनेट का सर मैंने बहुत यूज किया था। तो ये सब सारे सोर्सेज बना के मेरे नोट्स भी थे, प्लस मैंने अक्षत सर जैन की बुक को देखा था, क्योंकि उसमें आंसर्स में कुछ ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम्स है, ऐसे फ्लो चार्ट्स है, ऐसे केस स्टडीज है जो आपको किसी और बुक से नहीं मिलेगी। ये जब ऐसा सोर्स बनेगा, अगर मैं अक्षत जैन सर की बुक पढ़ूं, बट आफ्टर रीडिंग नदीम हसन सर एंड पीनाथ, तो मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वहां पे जाऊंगा। फिर मैं उसको एज एन नोट्स पढ़ूंगा, एक रिवीजन नोट्स पढ़ूंगा एज अ प्राइमरी सोर्स। नहीं सर, ये मेरी सर स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल सिंपल, कुछ अलग नहीं किया मैंने। बेसिक बुक्स पढ़ी, रिवाइज किया, आंसर खुद लिखे, खुद उनको वो सर कंपेयर किया टॉपर्स के उन चीजों से, और मैं इंप्रूव करते गया सर, इंप्रूव करते गया। बस ये था, सिंपल था सर। मतलब आपने प्रिपरेशन को सबसे पहले तो सिंपलीफाई इस सेंस में किया कि आप पहले आपने रिसोर्सेस एक जगह जमा कर लिए, और उससे नोट्स बना के आंसर राइटिंग सेल्फ इवैल्यूएशन से आपने अपना आप इंप्रूवमेंट करता गया। कहीं ना कहीं आपने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो मशीन लर्निंग की है, कि मशीन लर्निंग अपने आप से लर्न करती रहती है कि सर बस सीख के सर, गलतियां कर करके मैंने सीखा है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं ना वो शेर भी है कि मैं जब से निकल पड़ा हूं मेरी मंजिल पर नजर है, सदियों से मील का पत्थर नहीं देखा, ये खुशियां मुझे मुफ्त में नहीं मिली, तुमने मेरा कांटू भरा बिस्तर नहीं देखा। तो वही कहीं ना कहीं अप्लाई आप पे हो रहा है। बहुत खूब।
सर आपने शेर मेंशन किया सर, मैं भी इसका शायद कि सिंस मैं पोइट्री में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत तो मैं आई जरूर थिंक शायरी का उसूल है, जवाब देना जरूरी है शायरी बिल्कुल में। बिल्कुल इरशाद। मुझे ऊंचाइयों पे देख के अगर परेशान है कई लोग, मुझे ऊंचाइयों पे देख के हैरान है कई लोग, उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। बहुत खूब, सर बस बहुत ये खूब, बहुत ही खूब, जी सर। बहुत। और आप पे बिल्कुल अप्लाई होता है ये। एंड कहते हैं ना, एक शेर शेर बोलते तो सब हैं, लेकिन फील बहुत कम होता है लोग, क्योंकि जिन लोगों ने सच में अचीव किया होता है उनके जबान से वो सुनना, उसमें रियल फील आता है, वो आपकी जबान से आ रहा है। जी सर। और मुझे आप बताइए कि आंसर राइटिंग का आपने जिक्र किया, आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी सिलेक्शन में, आपकी इंप्रूवमेंट में? सर आंसर राइटिंग ही सर मेरा राज है, हम्म। और किसी से इवेलुएट नहीं कराया सर कभी, किसी से। कोई कोचिंग ये कंप्लेन करे, कोई इंसान ऐसा कंप्लेन करे कि मैंने इसका एक आंसर भी इवेलुएट नहीं किया, कभी नहीं किया सर। सिंस मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, हमें वहां पे लिखना बहुत पड़ता है। हाँ। इंजीनियर्स जो है सर, उनमें ये चीजें होती है सर, वहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा लिखने हैं, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल्स एक इक्वेशन के थ्रू सोल्व करते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में क्या है सर, हमें काइंड ऑफ जब हम जैसे जनरल मेडिसिन का, सर्जरी का, पैथोलॉजी का, इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ इसमें जब हम एग्जाम लिखते हैं, हमें वहां भी इसी काइंड का सर पेपर आता था। 8-10-15 क्वेश्चंस लिखने हैं, कम से कम 50-60 पेजेस भरने हैं। हर आंसर में आपका फ्लो चार्ट आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए, कलरफुल डायग्राम्स आने चाहिए, मतलब सर उसमें हर चीज हमें वो डालनी। जो ही मुझे पता चल गया, जब मैंने देखा कि क्या आंसर डिमांड करता है, जब मैंने एनालाइज किया था जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनसे आंसर बुक, तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि मुझे शायद कहीं पे जाना पड़े, ये बिल्कुल सिंपल है। मैंने सर चीजों को बहुत सिंपल रखा। मैंने लगा सिर्फ दिमाग को ये कहा कि जो डिग्री में आप आंसर लिखते थे वही यहाँ है। अब अगर मैं इस चीज को कुछ बड़ा करके कहूँ नहीं आंसर राइटिंग है बहुत बड़ी कोई काम है, तो सर मुझे लगता है फिर पहले उसी डर में इंसान कभी लिखता ही नहीं, और बिल्कुल। साल गुजर जाता है। सही बात है। यही मेन डिफरेंस सर क्रिएट करता है प्रिपरेशन का, वो ये है लोगों को लगता है बस हम पढ़ेंगे माइंड में रखेंगे, शायद हम वहां लिख पाएंगे इन देर। सर बिल्कुल गलत ही है। अगर मुझे एक ही टॉपिक मैंने पढ़ा है, मुझे बिल्कुल ये पता है, चल गया है कि अगर सिंपल की एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 10 मुझे याद है। इस पे मैं सिंपल क्वेश्चन बनाऊंगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई, उसको मैं अगर जबानी लिखूं, यही आंसर राइटिंग। बिल्कुल। आंसर राइटिंग ये पहले मैं कोई एनालिटिकल क्वेश्चन ले आऊंगा, शुड वी स्टार्ट डायलॉग विद दिस कंट्री कीपिंग इन पर्सपेक्टिव दीज चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर इन द वर्ल्ड पोस्ट कोविड-19, इस पे मत करो। सिंपल क्वेश्चंस उठाओ, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू से, उनको उठाओ और वैसे आंसर लिखो जैसे आपने हमेशा लिखा है, क्लास 12th में लिखा है, फर्स्ट ईयर में लिखा है, सेकंड ईयर में। जब ये बेसिक स्टेप्स हम सर लेते हैं ना सर, डर निकल जाता है माइंड से। बिल्कुल। होता है क्या, हमें लगता है शायद आईएएस का आंसर, केएस का आंसर कुछ अलग किस्म का है, उसके लिए कुछ रूल्स है, पहले मुझे ये करना है। उस चक्कर में सर लोग आंसर राइटिंग ही नहीं करते। बिल्कुल। मैंने चीजों को सिंपल रखा, जो ग्रेजुएशन में मुझे लिखनी है वो यहाँ लिखना है, मैं वहां भी फ्लो चार्ट्स बनाता, यहाँ भी बनाए। कोई केस स्टडीज मुझे आती थी सर, मैं उसको डायरेक्ट एक लाइन में नहीं लिखता था, मैं पेज पे उसको एक सर्कल बनाता था, सर्कल के बीच में मैं केस स्टडी लिखता था। जो ही एग्जामिनर वो देखेगा, वो उसके आई कैच करे, भाई यहाँ पे कुछ खास लिखा है। बस सर यही मैंने आंसर राइटिंग खुद की है, बिल्कुल बेसिक्स रखे ना, ऐसा रखा कि मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें कुछ माइंड नहीं लगाना है, जो मुझे नॉलेज माइंड में थी उनको लिखता गया, इंप्रूव किया। बस सर यही है सर, बिल्कुल सिंपल, कुछ खास नहीं किया है मैंने सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत को अंडर वो कर रहे हो ना, अंडर रेट कर रहे हो। आपने मेहनत बहुत की है, और उसके बाद आपके ग्रेजुएशन, जैसा आपने बताया कि उस वक्त भी मुझे लगता है आपने बहुत कायदे से पढ़ाई की है। मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन को लाइटली लेते हैं, बट वो एक सीरियसली लेना अपनी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन को, और वहां पर भी आपने जैसे बोला कि आपने ग्रेजुएशन में भी फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल किया था, तो ये मैक्सिमम लोगों को तो यूपीएससी में आने के बाद समझ में आता है कि फ्लो चार्ट डायग्राम होता क्या, उसका यूज किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी रोल रहा है आपकी आंसर राइटिंग में, क्योंकि आपका इंडिविजुअल डेवलप हो गया होगा वो, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस बहुत की है, जो अपने लेवल पे कहीं ना कहीं इंसान नहीं करता है, और आपने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और टॉपर्स की कॉपी से आपने कंपेयर करके यू इम्प्रूव्ड अपॉन। अब मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो भी आपकी आंसर कॉपीज हो, वो किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आप बेशक अपना खुद टेलीग्राम चैनल बनाएं, जरूर शेयर करें, ताकि लोग थोड़ा इंस्पायर हो सकें, उनसे थोड़ा लर्न कर सकें, क्योंकि क्लियरली आपकी आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा महारत है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस है। तो मुझे लगता है कि काफी लोग आपकी आंसर राइटिंग से काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। और सर आई होप सो, अच्छा हो सर। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं, टेलीग्राम वगैरह,
हमारे साथ शेयर करें, हम लोगों को बताएंगे वो, ताकि वो उसको ज्वाइन करके आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए। श्योर सर। मैं हर किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट को यही बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन के 2-3 महीने इंसान फिर भी टाइम दे पाता है कुछ ना कुछ, उसके बाद तो ट्रेनिंग शुरू हो गई, और कई लोग तो जैसे आप भी यूपीएससी भी देंगे आगे, तो बिजी हो जाएंगे। तो इस वक्त टाइम भी है और इस वक्त आपको ताजा भी है माइंड में बिल्कुल, तो आप एकदम से बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं। तो डेफिनेटली आप क्रिएट करें और हम वो आपकी आवाज लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो अब आने वाला केएस मेंस है 2022 का, तो उसमें क्या आपके मतलब टेक अवेज हैं, कहते हैं ना टेक अवे फ्रॉम योर प्रेपरेशन, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दोज पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट 1 month फॉर मेंस? What are your takeaways they should definitely follow, do's and don'ts? Yes, sir. सर पहला पॉइंट सर, 20 एवरेज आंसर्स आर बेटर देन 10 परफेक्ट आंसर्स इन मेंस एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया सर। होता क्या है सर, अगर मैं GS1 का पेपर है सर, उसमें 20 क्वेश्चंस है, हम क्या करते हैं सर, लोग परफेक्शन के चक्कर में लगता है कि नहीं मेरा जो आंसर लिखना है ये ऐसा होना चाहिए, सबसे हटके हो, इसमें पता नहीं मुझे 2-4 ऑथर्स के नाम डालने हैं, ऐसे थिंकर्स के नाम डालने, उस परफेक्शन के चक्कर में सर इन द एंड क्वेश्चन छूट जाते हैं। बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या पे आती है सर, अगर कोई ऐसा एक कैंडिडेट है, उसने हर पेपर में उसके 2 ही क्वेश्चंस मिस हुए, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और सर 7 पेपर्स में वो अराउंड 14 क्वेश्चंस बनेंगे। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ 10 मार्कर को ही इंक्लूड करेंगे तो 140 क्वेश्चंस फॉर 140 मार्क्स के क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट नहीं किए। अब जहां पे इसको 140 में से 0 मिलेगा, अगर पैरेलली कोई ऐसा कैंडिडेट है उसने वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, बस एक पेज का एक बेसिक इन्फो डाली, ये चीज क्या है, उसके जो भी क्वेश्चन आया है कोशिश की उस डिमांड को एड्रेस करने की, अगर वो बिलो एवरेज आंसर भी होता है तो 140 में से अगर उसको 50 ही मिलता है, जो लाना बहुत इजी है, तो जहां पे एक कैंडिडेट को 140 में से 0 मिला, वहां पे उसी कैंडिडेट को 140 में से एटलीस्ट 50 मिला, और मेंस में बाहर जाने के लिए 50 बहुत बड़ी बात है सर। वो तो सीधे टॉप टू बॉटम सारी लिस्ट ही खत्म हो गई बस सर वहीं पे। इसीलिए चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना इजी है। कोशिश करो कि पेपर कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई कहेगा नहीं मैं 19 आंसर्स पता नहीं इतने अच्छे लिखूंगा कि वो मॉडल आंसर्स बनेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, सर मैं उस चीज से एग्री नहीं करता हूं। आप 2-3 क्वेश्चंस एवरेज ही लिखो, आप 2-4 लाइन्स कम ही लिखो लास्ट पे। आप अगर एडवांटेजेस आ रहे हैं तो आपने 5 की जगह 3 ही क्यों ना लिखी, डिसएडवांटेजेस 5 की जगह 3 ही क्यों ना लिखी, लेकिन सारे पार्ट्स करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ये सर पहला पॉइंट है। सर दूसरा ये है कि सर कुछ प्री कंसर्ड नोशंस लेके एग्जाम में मत जाओ। होता क्या था ना सर, पहले वो JKPSC में यूपीएससी की PYQs को वहां पे सर कॉपी पेस्ट होता था, ये सच है सर। लेकिन अभी का जो मेंस हुआ था, शायद मुझे इसी चीज से एज मिला सर, क्योंकि मेरा द हिंदू मेरा सर आई डोंट थिंक शायद ये वो स्टेटमेंट होगा कि मुझे लगता है वो मेरा प्राइमरी सोर्स था जीएस का। द हिंदू को 2 साल में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन है मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ने की बात सर आप छोड़िए, उसको एग्जीक्यूशन के वे में पढ़ा था। तो सर जब आप प्री कंसीवर्ड नोशंस लेके नहीं जाओगे कि अरे PYQs मुझे पढ़ने वही आएंगे, वहां पे फिर GS2 जैसा पेपर आएगा जो लास्ट ईयर आया था, 10 क्वेश्चन IR से आएंगे, फिर इंसान बोलता है ये क्या आया था, इंडिया ओमान की रिलेशन तो यूपीएससी में नहीं आती, यहाँ क्यों आया, वो क्वेश्चन छूट जाते। कुछ नोशन मत रखो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा उसको समझो, और ये डिमांड क्या कर रहा है उसको एड्रेस करना है। और कोई रूल नहीं है आंसर राइटिंग का। जब आप कोई क्वेश्चन आपको बोनसर लग रहा है, कोई रूल नहीं माइंड में रखो, और जो डिमांड वो आपसे मांग रहा है उस डिमांड को एड्रेस करो। चाहे आप उसको बुलेट पॉइंट्स में एड्रेस करो, पैराग्राफ्स में एड्रेस करो, स्कीमेटिक वे में एड्रेस करो, जिस तरीके से आप एड्रेस करोगे ऑब्वियसली या इनकी कल्मिनेशन से सार कुछ चीजें डालोगे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो उसको इवेल्युएट कर रहा है वो कोई वहां पे जालिम नहीं बैठा है, ना उसको यूपीएससी ने या JKPSC ने एक बुक दी है भाई ये चीजें आप सामने रखो, उनको माइंड में रखिए, आप टिक करो ये इस आंसर में ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है शुड इंडिया स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, आपको इसको एड्रेस करना है, क्यों स्टार्ट करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन डालो। फिर आप इसको किस तरीके में डालो वो सेकेंडरी है, बट कंटेंट इज प्राइमरी। आप लिख क्या रहे हो, क्या आपने इसमें मेंशन किया है कि क्यों डायलॉग करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वही सिंपल चीज है, उसको लिखना है,
कुछ माइंड में मत रखो जब आप अभी मेंस लिखने जा रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है और डरना नहीं है उनसे, पेपर से नहीं डरना है। कोई भी ट्रेंड वहां पे चेंज हुआ हो, कुछ भी एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा हो, लास्ट ईयर अगर आईआर से ज्यादा हो, इस बार साइंस एंड टेक में ही सारा पेपर जीएस3 आ जाए, अगर सोशल इश्यूज पे ज्यादा आए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपको पहले ही माइंड में नहीं रखना है कि यही आएगा क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था। पीवाईक्यूज भी इस बार आ सकते हैं, तो बिल्कुल काम रहो, पेपर को देखो और जो पूछा है उसको एड्रेस करो, सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं सर। बहुत ही आसान भाषा में आपने काफी मुश्किल चीजें बता दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इंसाइट्स आपने दिए थे बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं। चीजों को आसान करके समझो, आंसर राइटिंग मुश्किल बनाया है सर, तो यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई है ना सर, इस आंसर राइटिंग को, ये बहुत ओवररेटेड है। बिल्कुल, ऐसी चीजें बनाई गई है कि इंसान तो पहले आंसर लिखने में ही डरता है। काफी कैंडिडेट सर अब रेजोनेट करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं था मेरे कांटेक्ट में जिससे मैं ये पूछता। और ऐसा सर वो वे एक चीज बनाई गई है कि आंसर राइटिंग, पता नहीं, शायद मुझे पहले बहुत सारी चीजें वो माइंड में आनी चाहिए, मेरे अंदर आनी चाहिए, तब मैं आंसर लिखूंगा सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिसने ग्रेजुएशन की है वो बिल्कुल उसने वहां आंसर्स लिखे, उसने वहां भी 30-40 पेज हर पेपर में भरे, यहाँ भी वही है, बस डिमांड एड्रेस करनी है जो पूछा गया सर, बिल्कुल वैसी चीजें कुछ नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इंसाइट्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले जो केएस एस्पिरेंट नए वाले उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जरूर फायदेमंद होंगे आपके सजेशन जिन लोगों को 1 महीने में मेंस लिखना है। और जितना आंसर राइटिंग को आपने सिंप्लीफाई किया और प्रिपरेशन को जितना सिंप्लीफाई किया, मुझे लगता है कि उससे हम सभी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज को और आसान बना के लोगों तक सामने पहुंचाया जाए। Thank you so much coming from you. This means a lot. Thank you so much, sir. It is always a pleasure and I'm very happy। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हमारा इंटरव्यू हो रहा होगा तो तब आपका हम यूपीएससी के सिलेक्शन वाला इंटरव्यू ले रहे होंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह सर बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करेंगे सर, पूरी मेहनत करेंगे इम्प्रूव करने की। जरूर आपके पास पूरा सब चीजें हैं, हर चीज है, मोटिवेशन है, क्लियरिटी ऑफ थॉट है, विजन है। मैं आपको बस इतना ही रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्शन से पहले आप पूरा प्रीलिम्स की तरफ फोकस कर लेना। सॉरी, ये ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग में जाते ही आपको बहुत बिजी कर देंगे वो। तो मई में आपका प्रीलिम्स है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको उसमें कामरान करे, और इसी बार अगले साल हम इस वक्त बैठ के आपका यूपीएससी रिजल्ट के बारे में इंटरव्यू ले रहे हो। पूरी कोशिश करेंगे सर अपने आप को इम्प्रूव करने की। खुद में ही सर मुझे पहले लगना चाहिए कि आई थिंक ये प्रिपरेशन ऐसी है, इंसान को खुद ही पता होता है मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए कि नहीं। इसमें सेल्फ रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे अभी पता है कि मेरा कैसे हो सकता है यूपीएससी में, कुछ चीजें मेरी माइंड में है, मुझे पता है वहां मुझे इंप्रूव करना है। अभी के पॉइंट पे मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैंने माइंड में वो रखा है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना, क्या चीजें करनी है। जब उन बॉक्सेस को मैं टिक करूंगा, मुझे पता है सर वो खुद आ जाएगा। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम टू द लेवल दैट गॉड में आस्क यू, कि आप अपने तकदीर में क्या चाहते हो। तो पहले उसके लिए बनना है, वो एबिलिटीज, वो क्वालिटीज लानी है जो ये आपसे डिमांड करता है। जब वो आएंगी तो सिलेक्शन भी सर खुद ही आ जाती है, बिना वो चीजें किए हुए। अगर मैं एक्सपेक्ट करता कि मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए तो वो फिर गलत है सर, मुझे नहीं लगता वो रेशनल है। सारा खुद पे अपने आप पे ऑनेस्ट रहो इस प्रिपरेशन में। अगर कोई चीज मुझे नहीं आती है तो जस्ट कि मुझे टेस्ट में अच्छा स्कोर आए, मैं रात को ही पहले पढ़ के जाऊं उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज, फिर वहां मार्क्स लाके वहां पे लोगों को इम्प्रेस करूं। ऐसे नहीं होता है सर कुछ, बिल्कुल रियलिस्टिक रहना है, गलतियों को इम्प्रूव करना है। एंड आई थिंक सर वी कैन ओनली फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं कहूंगा नहीं मेरी आंसर राइटिंग तो बिल्कुल ठीक है, तो वो सर वो इम्प्रूव कैसे होगी। मुझे अपना आंसर लिख के बताना है, भाई अभी ये इम्प्रूव नहीं हुआ है, इसको मैं इम्प्रूव करना है। इसमें अगर इस बार 3 चीजें मैंने डाली है, कल और एक चीज मैप ऐड करके इसको और क्वालिटी बढ़ाऊंगा। तो रियलिस्टिक रहो सर, रहना है हमें सर, बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे, मेहनत करेंगे सर। देखते हैं ऊपर वाले ने क्या लिखा होगा किस्मत में। अच्छा ही लिखा होगा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं भी एनर्जेटिक हो गया एकदम से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे इंशाल्लाह। जी सर मैं एक शायरी मेंशन करूंगा, क्योंकि सर आपने शायरी जरूर मैं तो बहुत मेरा एक अलग सीन खुल गया था। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी होंगे जो लिस्ट में नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। और
सिलेक्ट जितने हुए उनसे ज्यादा लिस्ट में नहीं है। 400 के ऊपर वो लोग हैं जो लिस्ट में नहीं है शायद। बिल्कुल आई बिल्कुल डोंट सही नो वेदर बात आई है, एम फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। अराउंड द सेम नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमसे कम जानते हैं, एटलीस्ट मुझसे कम जानते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो समाज में इज्जत, वो शोहरत डिजर्व नहीं करते। इट इज जस्ट कि हमारे डॉटर्स इस बार जुड़ गए, उनकी इस बार नहीं। अपनी अपनी बारी है, दुकान पर राशन लेने जाना है, आज कोई जाएगा कल कोई और जाएगा, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लिस्ट में से जो बाहर है मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे, बट शायद मैं उन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल कर पाए इस बार, तो शायद मेरा इसीलिए हुआ, उनका भी अगली बार होगा। इंशाल्लाह। किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और हमें इस प्रिपरेशन, इस सक्सेस को उतना भी उस तरीके से समाज में नहीं ये डालना है कि शायद यही एक दुनिया है, और जो लोग अपने लाइफ में लॉस फील कर रहे हैं उनको लगेगा बस इतनी ही दुनिया है, सिर्फ सिविल सर्विस से इसके बगैर बस मर गए सब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर आई बिलीव कि हमारे सोसाइटी को जितने अच्छे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है, उतनी अच्छे टीचर्स की, अच्छे सपोर्ट्स पर्सन्स की, एडवोकेटर्स की, डॉक्टर्स की, हर चीज की जरूरत है। बस जिस चीज में हमें पैशन है, जो चीज हमें फैसिनेट करती है, उसमें लड़ जाओ, पूरे अपने एफर्ट्स देने हैं, चाहे हो या ना हो वो अलग की बात है सर। रिजल्ट पे कोई वो अगर हम फोकस करेंगे तो हम प्रोसेस को भूल जाते सर। आई बिलीव इट इन दी लविंग द प्रोसेस सर। जैसे वो सॉन्ग है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, बहुत खूब। तो मंजिल को छोड़ दीजिए, जो फिर वो मिलती ही जाती है, बस सफर पे बिलीव करो। जो सफर है उसको अच्छे से जी लो, ऑनेस्टी के साथ जी लो सर। अभी बहुत सारी इस चीज में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। अभी जिनका मेंस है उनको लग रहा होगा शायद हमें कुछ नहीं आता है, यहाँ जो भी लिस्ट से बाहर है वो डिमोटिवेट होंगे, यहाँ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी नए से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो न्यू एस्पिरेंट्स है, मैं इस चीज को अपनी जर्नी के बारे में, एक गजल है सर जो मैं हमेशा, जिसको मैंने माइंड में रखा था जब मैं लाइफ में अपने लोवेस्ट पॉइंट्स पे था, जब मुझे भी लगता था शायद कुछ नहीं होगा, ऐसी चीजें। तो एक सर गजल है जाकिर साहब की, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। क्या बात मैं है। ऊंच नीच से परे, मैं सिलेक्ट हो जाऊं न हो जाए ये मैं नहीं है, ऊंच नीच से परे, मजाल आंख में लिए, मैं लड़ा हूँ रात से, मचाल हाथ में लिए, न सूर्या मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, बहुत खूब। न सूर्या मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो रात से था डल गया, वो शाम से था डल गया, मैं जुगनू का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जो ये एंड किया ना, जो आपने उन लोगों की बात की जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई है, या जो लोग सोच रहे हैं कि यार अब क्या है जिंदगी में, दिस वाज अ परफेक्ट कल्मिनेशन ऑफ दिस इंटरव्यू, कि आपने न सिर्फ उन लोगों की बात की जो आने वाले हैं इस एग्जाम में, बल्कि उनकी अपने साथियों की भी बात की। द ब्रदर इन आर्म्स, मैं बोलूंगा सभी यूपीएससी एस्पिरेंट वालों को और केएएस एस्पिरेंट वालों को ब्रदर इन आर्म्स हैं वो, जिनका सबका, मैं तो कहता हूँ अक्सर हम लोग बात करते थे कि ये वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान दुश्मन को भी नहीं बोलेगा कि ये कभी नाकामयाब हो, क्योंकि मालूम है कि कितना जहनी परेशानी रहती है। तो बहुत ही खूब बताया आपने पीरजादा साहब, और मुझे उम्मीद है कि आगे ये सब चीजें जो जितना भी आपने बोला इंस्पायर करेंगी बाकियों को भी। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, प्लीज वाज ऑल माइन सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखें सभी को, हमको भी, और हमारी भी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं कि आपकी जो है आगे भी कामयाबी की जो सिलसिला है वो चलते ही रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच पीरजादा साहब, सी यू सून। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।